हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बायो का जो है अगला चैप्टर उत्सर्जन तंत्र को हम पढ़ेंगे, जिससे जो है 90 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। 90 एमसीक्यू के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इनसे पहले जो है दोस्तों हम 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पाचन तंत्र के बाद श्वसन तंत्र के जो है परिसंचरण तंत्र, ये चैप्टर को जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है हम केमिस्ट्री का भी जो है टॉपिक को पूरा कर लिए हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो है उत्सर्जन तंत्र में जो है एनसीईआरटी का जो है 10वीं और 11वीं का जो है चैप्टर को पढ़ना होता है। इसमें कुल जो है हम 90 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि ये जो है साइंस सीरीज का जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। दोस्तों, यहाँ पे जो हम साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में अगर पूछेगा उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या बिहार या स्टेट का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यूजफुल होगा। दोस्तों, तो चलिए इस क्रम में हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वर्ज्य या विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयी प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पे जो उपापचयी प्रक्रिया जो द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थ को जो है बाहर निकालते हैं। शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा जो है बनने वाले वर्ज्य और विषाक्त पदार्थ को जो बाहर निकालते हैं, इस क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया विधि को जो है हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के शरीर में बनने वाले नाइट्रोजीकरण का वर्ज्य पदार्थ है? तो नाइट्रोजीकरण का जो है वर्ज्य पदार्थ ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये सभी जो है नाइट्रोजीकरण का जो है वर्ज्य पदार्थ है। नाइट्रोजीकरण का वेस्ट पदार्थ है, जो वेस्ट फॉर्म में जो है निकालता है नाइट्रोजनीकरण के रूप में, जिसमें अमोनिया भी निकलता है, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये सभी जो है जीवों के शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को निकालता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिए सबसे अधिक अविश नाइट्रोजीकरण वर्ज्य पदार्थ है? तो ये अमोनिया जो है दोस्तों, ये मानव के लिए जो है, मनुष्य के लिए सबसे अधिक अविश नाइट्रोजीकरण वर्ज्य पदार्थ है। ये टॉक्सिन जहर के रूप में जो है एक अमोनिया जो है विषाक्त पदार्थ है मानव की बॉडी के लिए। अगला देखिए, उसके बाद अमोनिया के बाद जो है यूरिया हो जाएगा, यूरिया के बाद जो है यूरिक एसिड हो जाएगा। इसका क्रम इस तरह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती? तो यहाँ पे हमें अमोनिया को जो है बाहर निकालने के लिए जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया में लगभग 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए जो है हमें आधा लीटर 500 ml जो है पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन वही अगर यूरिया को निकालेंगे तो 500 ml, 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमें 50 ml पानी की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml पानी की आवश्यकता होगी, और 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमें 50 ml की आवश्यकता होगी। और वही 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए जो हमें 10 ml पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता अमोनिया को होती है। शरीर से वर्ज्य पदार्थ अमोनिया को निकालने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जो है पानी की इस अमोनिया को होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है? तो ये अमोनिया जो है सबसे अधिक जल में घुलनशील होता है। ये वर्ज्य पदार्थ वेस्ट सॉल्यूबल लेवल जो है दोस्तों, ये अमोनिया का जो है, इनमें से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है? तो ये अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड, इस तरह इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है? बोल रहे थे इसमें कौन सा जो है अमोनिया को उत्सर्जित नहीं करता है? तो अमोनिया को उत्सर्जित नहीं करता, तो ये मनुष्य जो है दोस्तों, ये अमोनिया को उत्सर्जित नहीं करता। बाकी ये प्लेनेरिया, अमीबा और केचुआ, ये सभी जो है अमोनिया को जो है उत्सर्जित करता है। इसमें देखिए जो अमोनिया को कौन कौन सा जीव जो है उत्सर्जित करता है, तो ये अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, जिसे
कृमि कहते हैं, उसके बाद टेरेपुल, उसके बाद इंसेक्ट, ये जो है कीट हो गया, और उसके बाद इंसेक्ट, एडवाक्ट, ये जो है ये सभी जो है दोस्तों केचुआ, अमीबा, प्लेनेरिया, और ये तीनों जो है अमोनिया को उत्सर्जित करता है, और मनुष्य जो है अमोनिया को उत्सर्जित नहीं करता। इस तरह इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, तो ये जो है प्लेनेरिया जो है ये यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। बाकी मनुष्य, व्हेल और मेढक, ये तीनों जो है यूरिया को उत्सर्जित करता है। ह्यूमन और अदर मैमल, अदर स्तनधारी, उसका बाद मैमल लाइक शार्क, व्हेल, उसका बाद अर्थवर्म, कृमि, उसका बाद फ्रॉग, मेढक, ये सभी जो है यूरिया को उत्सर्जित करता है। और ये प्लेनेरिया जो है यूरिया को उत्सर्जित नहीं करता है। प्लेनेरिया जो है दोस्तों ये अमोनिया को उत्सर्जित करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है? तो सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी, स्थलीय घोंघा जिसे कीट भी कहते हैं, उसके बाद ये सभी जो है दोस्तों ये सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जित प्राणी है। सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा, ये सभी जो है यूरिक अम्ल को जो है उत्सर्जित करता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड और लैंड सैनल्स जिसे स्थलीय कीट कहते हैं और घोंघा कहते हैं, ये सभी जो है यूरिक अम्ल को जो है उत्सर्जित करता है। मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में जो है ये लीवर यकृत करता है। दोस्तों देखिएगा, अमोनिया को निकालने के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है अमोनिया को निकालने के लिए, पर बॉडी जो है उतना पानी लॉस नहीं कर सकता। जितना उसको लॉस करना चाहिए उतना ही करता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। और दूसरा जो होता है ये अमोनिया जो है एक विषाक्त पदार्थ है दोस्तों, जहरीली पदार्थ है अमोनिया, जिसमें जो है शरीर में अगर बहुत देर तक रहेगा तो ये हानि पहुंचा सकता है। इसी कारण जो है इस हमारे शरीर में जो है लीवर होता है, और ये लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो ये यकृत जो है हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ नहीं है? नोट ए नाइट्रोजन वेस्ट, खराब नाइट्रोजन के बाद जो वेस्ट हो जाता है पदार्थ को बोल रहा है नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों नहीं है। बाकी ये हिप्यूरिक अम्ल, यूरिया और क्रिएटिनाइन ये तीनों जो है नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगला प्रश्न है, गुआनो के संबंध में क्या असत्य है? तो यह पक्षी का मल है, ये बिल्कुल सही है। ये पक्षी का मल है, ये बिल्कुल सही है। इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। गुआनो, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। देखिएगा, गुआनो जो होता है दोस्तों, ये गुआनो ये पक्षी का मल होता है। पक्षी के मल में दो तरह से देखिएगा, इस तरह से होता है, ये ब्लैक वाला पार्ट रहता है, उसे व्हाइट वाला पार्ट रहता है, ये व्हाइट वाला पार्ट रहता है। तो व्हाइट वाला पार्ट में जो है दोस्तों ये यूरिक एसिड निकलता है, पक्षी के मल में यूरिक एसिड व्हाइट वाला पार्ट में जो है इस तरह देखिए, ये दो पार्ट होता है मल का, पक्षी के मल का, जिसमें एक ब्लैक वाला रहता है, एक व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला पार्ट में देखिएगा जो यूरिक एसिड रहता है, इसी कारण जो है ये यूरिक अम्ल पाया जाता है इसमें, और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में। तो गुआनो के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसमें यह पक्षियों में उत्सर्जित अंग है, बल्कि ये पक्षियों में उत्सर्जित अंग नहीं है, बल्कि ये पक्षी का मल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र में शामिल है तो एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नालिकाएं, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नालिकाएं और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। तो इसका आंसर जो है ABCD, ये सभी जो है हो जाएगा, जो कि मनुष्य के शरीर में देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है उत्सर्जित अंग में। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है डबल ऑर्बिटा पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट,
यहाँ पे देखिए डबल एट्रायूटर्स पाया जाता है, जिसमें एक जोड़ी नालिकाएं हैं और एक जोड़ी ये वरी की किडनी है और एक मूत्राशय है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग यहाँ पे है। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सभी हो जाएगा जो मनुष्य के शरीर में जो है मनुष्य के उत्सर्जी में शामिल है। तो मनुष्य के उत्सर्जी में जो है शामिल है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ा मूत्र नालिकाएं और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, ये सभी जो है मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य के वृक्क में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है दोस्तों ये उत्सर्जन से, एक्सक्रेशन से। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है जो कि संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? तो उत्सर्जन से। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के वृक्क के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है, ये बिल्कुल सही है। यह सेम के बीज की आकृति का होता है, ये भी सही है। यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये भी सही है। और बाकी जो है ये दाईं वृक्क थोड़ी ऊपर होती है, बल्कि दाईं वृक्क थोड़ी ऊपर नहीं, ये बल्कि नीचे होती है। दाईं वृक्क जो है थोड़ा नीचे होती है, तो ये कथन जो है गलत है। बाकी जो है ये तीनों सही है। इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। इसमें सेम बीज का आकृति की होती है, ये सेम बीज की आकृति जैसा होता है, ये भी सही है। ये मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुर्दे का भाग्य है? तो ये गुर्दे का भाग्य जो है वलकुट, मध्यांश और वर्तनी, ये सभी जो है दोस्तों ये गुर्दे का भाग है, किडनी का भाग है। देखिएगा अगर ब्लेड से जो है, एक मान लीजिए ये ब्लेड है, इस ब्लेड से अगर इस पे काटिएगा तो ये इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो इसको देखिए मेडुला, ये वाला भाग जो है दोस्तों वलकुट कार्टेक्स, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये कार्टेक्स है। उसके बाद ये वाला जो देखिएगा मेडुला भाग है, मेडुला। और उसके बाद ये जो है कॉलम स्तंभ है, कॉलम स्तंभ, वर्तनी स्तंभ है। तो ये इंग्लिश में कॉलम वर्थी दिया जाता है, जिसे वर्तनी स्तंभ भी कहते हैं। तो देख लीजिएगा, इंग्लिश भी याद रखिएगा कुछ कुछ पॉइंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का भाग है? तो वलकुट, कॉर्टेक्स, मध्यांश, मेडुला, वर्तनी स्तंभ, ये सभी जो है कॉलम का भाग्य है, गुर्दे, सॉरी दोस्तों किडनी गुर्दे का भाग्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना होती है? तो यहाँ पे देखे थे जो पिरामिड जैसी संरचना जो है ये किडनी में होती है, किडनी में जो है पिरामिड जैसी संरचना होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र बोलिए या किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, इसे ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये देख लीजिए नेफ्रॉन का आकृति है ये, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने डैश जटिल होते हैं? तो ये इसमें जो है दोस्तों 10 लाख जो है संरचना, लगभग डैश जटिल नलिकाएं संरचना वृक्काणु पाया जाता है। तो इसमें जो है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है इसमें दोस्तों, 10 लाख करीब नेफ्रॉन पाया जाता है इसमें, जो है 10 लाख नेफ्रॉन लगभग पाया जाता है। प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश जटिल नलिकार संरचनाएं वृक्काणु पाए जाते हैं। इसमें लगभग 10 लाख जो है कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? तो ये एस यूनिट जो है दोस्तों ये हृदय का भाग है, बाकी ये गुच्छ, वृक्क, नलिका, ये तीन दोनों जो है ये नेफ्रॉन का भाग है, और ये एस यूनिट जो है नेफ्रॉन का भाग नहीं है। इस तरह का आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोमन संपुट किससे संबंधित है? तो ये बोमन संपुट जो है गुर्दे किडनी से संबंधित है। बोवन संपुट जो है ये किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए,
नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमन संपुट मिलकर क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमन संपुट ये दोनों जो मिलकर जो है दोस्तों ये मेलिपिगिकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मेलिपिगिकाय। नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट जो दोनों मिलकर जो है मेलिपिगिकाय कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो हेनले का लूप जो है ये वृक्क किडनी में पाया जाता है। हेनले का लूप जो है किडनी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो चुका है दोस्तों, नहीं ये नहीं। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है। वृक्क धमनी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अभिवाही धमनी का कोशिका गुच्छा और अपवाही धमनी का किससे संबंधित है? तो ये जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगर उत्सर्जन तंत्र नहीं रहे तो नेफ्रॉन भी रह सकता है, देखिए याद रखिएगा। अभिवाहिक धमनी और कोशिका गुच्छा अपवाही धमनी का किससे संबंधित है? तो ये जो है नेफ्रॉन से संबंधित है। अगर नेफ्रॉन नहीं रहे तो उत्सर्जन तंत्र रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? तो हमारे मूत्र निर्माण का प्रक्रिया जो है ये प्रवाजी आश्वासन है, बाकी ये निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण और नलिकाकर स्त्रावन, ट्यूबर सिक्रेशन, ये तीनों जो है दोस्तों हमारे मूत्र के निर्माण का प्रक्रिया है और प्रवाजी आश्वासन जो है नहीं है। इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है? तो हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ ये यूरिया है। यूरिया जो है हमारे लिए जो है एक निम्न देहली पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। उत्सर्जन प्रक्रिया में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसके संबंध में ये इसमें रक्त प्लाज्मा की प्रोटीन अनुपस्थित रहता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें रुधिर कोशिका अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। इसमें ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता और इसमें जल, ग्लूकोज और खनिज लवण उपस्थित रहता है, ये सही है। इसमें रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित रहता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही कथन गलत है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा जो है निष्पीड़न के संबंध में कौन सा गलत है? तो ये सी गलत है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित रहता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित नहीं रहता है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसत कितना रक्त निस्यंदन होता है? वृक्क द्वारा जो है पर मिनट ब्लड फिल्ट्रेटेड होता है, मतलब कितना रक्त जो है वृक्क किडनी जो है छानने का काम करता है। तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 1 लीटर। 1 लीटर जो है 1.1 से 1.2, याद रखिएगा। ये 1.5 लीटर नहीं है बल्कि ये 1 लीटर के लगभग है। तो इतना जो है फिल्ट्रेशन करता है किडनी जो है ब्लड को, इतना 1.1 से 1.2 लीटर जो है फिल्ट्रेशन करता है। अगला देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में गुच्छे निस्यंदन दर कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है गोलम्बर फिल्ट्रेशन, जिसे GRF कहते हैं, तो ये जो है दोस्तों 180 लीटर पर दिन जो है करता है। देखिएगा 1 मिनट में जो है ये 1 मिनट में टोटल जो है 1 मिनट में जो है ये 1 से 1.2 लीटर जो है ब्लड को जो है फिल्टर करता है और 1 मिनट में जो है 125 ml ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। और यही जो है एक डे में जो है 180 ml जो है, सॉरी दोस्तों, एक डे में जो है 180 लीटर ब्लड को जो है ये फिल्ट्रेशन करता है एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो है प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर मूत्र को जो है उत्सर्जित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो है प्रतिदिन
लगभग 1 से 1.5 लीटर ब्लड को जो है दोस्तों मूत्र को उत्सर्जित करता है। सामान्य मनुष्य की मूत्र की मात्रा वृद्धि होती है। सामान्य मनुष्य में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती है। तो अधिक पानी जो है, ज़्यादा पानी पीजिएगा तो मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगा, मूत्र की मात्रा में वृद्धि होता है। जल के कम पीने से जो है मूत्र की मात्रा में वृद्धि नहीं होगा, और गर्मियों के मौसम में भी मूत्र की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। अगर हार्ड एक्टिविटी करेंगे तो इस प्रक्रिया में भी जो है मूत्र की जो है मात्रा नहीं बढ़ेगी, मूत्र जो है ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह जो कहा जाता है, अगर हार्ड एक्टिविटी करते हैं वर्कआउट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ताज़ा मूत्र थोड़ा प्रकृति होता है। तो ताज़ा मूत्र की जो है प्रकृति होता है दोस्तों, कैसे होता है देखिएगा। अगर तत्व अगर हम यूरिन को निकालते हैं, पेशाब करते हैं, तो उस प्रक्रिया में देखिएगा, उस प्रक्रिया में जो है मूत्र का जो है प्रकृति अम्लीय होता है। ताज़ा मूत्र का प्रकृति जो है अम्लीय होता है। अगर कुछ घंटों के बाद अगर हम पेशाब करें तो ये जो है मूत्र बहुत दुर्गंध मारने लगता है, तो उसका जो है प्रकृति क्षारीय हो जाता है। अगला है हमारे शरीर में यूरोक्रम किससे टूटने से बनता है। तो हमारे शरीर में जो है यूरोक्रम ये हीमोग्लोबिन को जो है टूटने से बनता है। हीमोग्लोबिन को जो है टूटने से बनता है। हमारे शरीर में यूरोक्रम जो है हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का जो है हल्का पीला रंग जो है ये यूरोक्रम वर्णक के कारण जो है हल्का पीला रंग होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग वर्णक जो है ये यूरोक्रम के कारण होता है। अगला देखिए, अगला है ताजे मूत्र का गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण होता है। तो ताजे मूत्र का जो है ये यूरिनोड के कारण, याद रखिएगा, ताजे मूत्र का अगर गंध की उपस्थिति किस कार्बनिक के द्वारा होता है तो ये यूरिनोड द्वारा। लेकिन अगर 1-2 घंटा के बाद देखिएगा उस मूत्र में जो है मूत्र का गंध बहुत खराब होने लगता है, तो उस स्थिति में जो है उसमें जो है दोस्तों अमोनिया के कारण मूत्र का गंध जो है ज़्यादा दुर्गंध मारने लगता है। लेकिन ताजे मूत्र जो है यूरिनोड के कारण। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है। तो ये अमोनिया के कारण जो है मूत्र का तेज गंध अमोनिया के कारण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान यहाँ पे याद रखिए 6 है। ये जो है एनसीईआरटी बुक में जो है 11वीं में एनसीईआरटी बुक में इतना ही पॉइंट दिया है। तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया है जो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर इतना ही देखने को मिलेगा, 6। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा कितना होता है। तो ये 96%। वाटर का मात्रा जो है 96%, 2% यूरिया, 2-3% अदर रहता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, एक्सेस और फास्फेट ये सभी जो है सामान्य मूत्र में जल में रहता है, सामान्य मूत्र में जो है रहता है। निम्न में से कौन सा मानव मूत्र के संबंध में असत्य है। तो मानव मूत्र के संबंध में जो है इसमें यूरिया का लगभग 2% होता है, ये भी बिल्कुल सही। इसमें जल का मात्रा लगभग 96% होता है, ये लगभग में होता है दोस्तों। और यूरोक्रम इसमें पीला वर्णक होता है। यूरोक्रम का रंग जो है पीला वर्णक होता है, पीले रंग के कारण जो है यूरोक्रम होता है पीले रंग। यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है मानव मूत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना डायूरिसेसिस कहलाता है। तो कौन सी घटना डायूरिसेसिस कहलाता है। तो ये मूत्र स्त्राव की मात्रा को बढ़ाना, ये मूत्र स्त्राव की मात्रा को बढ़ा देता है, यही जो है डायूरिसिस कहलाता है।
अगला प्रश्न देखिए, डायूरेटिक पदार्थ मूत्रस्राव की मात्रा को जो है क्या करता है, तो जो है बढ़ा देता है। डायूरेटिक पदार्थ जो है मूत्र की मात्रा को जो है मूत्रस्राव की मात्रा को बढ़ा देता है और मूत्र की मात्रा का जो है बढ़ाता है। ये डायूरेटिक। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखे थे, डायूरेटिक पदार्थ जो है मूत्र की मात्रा को जो है बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेटिक पदार्थ है, तो डायूरेटिक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल, ये सभी जो है डायूरेटिक पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जो मूत्र की मात्रा को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एंटी डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। मूत्र की मात्रा को जो है कम करता है उसे हम एंटी डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है उसे हम डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। तो आज यहीं तक देखेंगे वीडियो। सॉरी दोस्तों, आज 43 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।